प्यारे बच्चों, संजय सर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग सोशियोलॉजी के चैप्टर 3 में ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर जानकारी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ ऐसे छोटे छोटे पद जहाँ मुझे इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं और इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कुछ बच्चे का प्रश्न यहाँ पे यह होता है कि सर ये बताइए, समाज शास्त्र में मुझे एक नगर ग्रामीण या ग्रामीण नगरीय समाज के बारे में पढ़ना क्या ज़रूरी है। याद रखिए, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहने वाला प्राणी का ही अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में चर्चा की गई है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको ऑनलाइन रूप से आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है, ये आपको ऑनलाइन रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी, है ना। लेकिन आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हो? ग्रामीण और नगरीय संयोजन एवं विभाजन चैप्टर 3। इस चैप्टर के अंदर है क्या? आपको पता है कि हमारा भारत देश गाँव का देश है ना। यहाँ लगभग 70 से 75% भाग लोग कहाँ निवास करते हैं? गाँव में निवास करते हैं। और आपको पता है कि गाँव यहाँ जो ग्रामीण समुदाय है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या गाँव में निवास करती है, इसलिए यहाँ का समुदाय को हम बोल सकते हैं ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं। और आपको पता है कि गाँव में क्या होता है? गाँव में क्या होता है आपको पता है? गाँव में कहीं ना कहीं व्यवसाय का मुख्य सोर्स कृषि होगा, पशुपालन होगा, मछली पालन होगा, वानिकी होगा। गाँव में क्या होंगे? कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति गिरी में रहेगी, शिक्षा का स्तर नीचे रहेगा। गाँव में ग्रामीण समुदाय में कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक प्राचीन परंपरा है ना, वो सब गांव में बना हुआ रहेगा। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं को जनसंख्या के अनुसार से स्पष्ट करेंगे, जैसा कि इस बुक के अंदर दिया गया है और बताया गया है। क्या बताया गया है कि गांव, जिसको हम लोग विलेज कहते हैं, वह क्या होता है। तो लिखा गया है कि अगर जनसंख्या 5000 से कम है, ठीक है, वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5000 से कम होती है तो वह गांव कहलाता है। याद रखेंगे, जिसकी जनसंख्या 5000 से कम होगी वह गांव कहलाएगा। और गांव में सामान्यतः व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है। और आपको पता है गांव में क्या होता है? स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत और स्थानीय शासन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांव या ग्राम क्या है, बोलेंगे कि गांव या ग्राम उसे कहते हैं जहां की जनसंख्या 5000 से कम होती है, मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है और स्थानीय स्वशासन और ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है। अगर आपसे पूछे कस्बा, कस्बा क्या होता है? इसको लोग टाउन कहते हैं। कस्बा जिसका जनसंख्या लगभग 5000 या 5000 से ज़्यादा हो और समझ रहे ना, 5000 से क्या हो? ज़्यादा हो, उसे हम लोग कस्बा कहेंगे। और उसमें क्या होगा, आप लोग देखिए कस्बा में क्या होता है, तो वहाँ जनसंख्या कुछ पढ़ा लिखा होगा। गांव की तुलना में जनसंख्या घनत्व गाँव कस्बा में ज़्यादा होगा। और अधिकांश कस्बा में देखा गया है, टाउन में देखा गया है कि 75% से ज़्यादा लोग वह कृषि कार्य में ना जुड़कर वो गैर कृषि कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं कस्बा में। ऐसे हम लोग नगर के बारे में पढ़ेंगे। सिटी जहाँ की आबादी कम से कम 50,000 या इनसे ज़्यादा होते हैं और 10 लाख से कम होते हैं, उसे हम सिटी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और इस सिटी में क्या होता है आपको पता है कि वो लोग यहाँ खास करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, व्यापार व्यवसाय कुछ ज़्यादा होगा
कृषि और पशुपालन जैसे ग्रामीण व्यवसाय वहाँ नगर में ना के बराबर होंगे, उद्योग धंधे ज़्यादा फले फूलेंगे, वहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, कुपोषण संभवतः वहाँ कम होगा। ये सब स्थितियाँ हैं। लेकिन हाँ, एक नगर में पूंजीपति होंगे, श्रमिक होंगे, और वहाँ कहीं न कहीं पूंजीपति श्रमिक उद्योग श्रमिकों के बीच एक संघर्ष की स्थिति आपको नगरों में देखने को मिलेगा। तो खैर उसे हम नगर कहते हैं जिसकी आबादी 50,000 से ज़्यादा हो और 10 लाख से कम होता हो। लेकिन जिस नगर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम हो, उसे हम लोग महानगर कहते हैं। मैं बता दूं कि हमारे बिहार में एक ही महानगर है, पटना महानगर, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से जो कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। और उसी प्रकार से बेटा मेगा सिटी होता है, उसको बोलते हैं विराट नगर। मेगा सिटी जिसकी आबादी 50 लाख से ज़्यादा होता है उसे हम लोग मेगा सिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गांव, कस्बा, नगर, महानगर और मेगा सिटी किस प्रकार से जनसंख्या के अनुसार से हम उसको बांटते हैं। अगर हम गांव के बारे में कुछ ज़्यादा और डीप से पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि गांव को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक छोटा गांव होता है जिसकी आबादी 500 के आसपास होता है या 500 से कम ही होता है। एक मध्यम गांव होता है जिसकी आबादी 500 से ज़्यादा और 2000 से कम होता है। उसी प्रकार से एक बड़े गांव जिसकी आबादी 2000 से ज़्यादा और 5000 से के आसपास वो आबादी होती है। आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि 2011 जनगणना के अनुसार से भारत में लगभग 6,40,867 गांव हैं और सबसे ज़्यादा गांव जो भारत में है वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांव है, वहीं राज्य सिक्किम में सबसे कम गांव है, लगभग 452 गांव है। अगर पूछा जाए कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है, गांव की विशेषता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, पशुपालन होता है। और अगर आपको कृषि और पशुपालन से संबंधित गांव की परिभाषा को करने के लिए कहा जाए तो यह ध्यान रखिएगा कि वह समुदाय जहाँ 50% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं तो वह ग्रामीण समुदाय कहलाता है। और भारत में तो 70 से 80% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषताएं यह है कि वहाँ पर व्यवसाय क्या होगा, कृषि कार्य होगा, पशुपालन होगा, वानिकी होगा, मत्स्य होगा। आप यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्रियाएं गाँव में होता है। इसी प्रकार से गाँव में धर्म परंपरा का ज़्यादा महत्व होगा, वह रूढ़िवादी विचारधारा ज़्यादा पनपेगा। और वहाँ कहने कि गाँव में क्या होगा कि लोग प्रकृति से काफ़ी जुड़ कर रहना पसंद करता है, वो प्रकृति को महत्व देते हैं और प्रकृति के बने नियमों को वो मानते हैं, वो इनसे पार करना नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि मैंने पिछले ज्योग्राफी क्लास में बताया था आपको कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण सिद्धांत जो कहीं न कहीं संभववाद सिद्धांत में कहा गया था कि मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, वो अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के ऊपर काबू प्राप्त करना चाहता है। यह विचारधारा कहीं न कहीं नगरों में, शहरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच होता है, लेकिन आज भी गाँव में प्रकृति का मानवीकरण सिद्धांत ना चल करके मानव प्रकृतिकरण सिद्धांत आज भी चल रहा है। वो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गांव के लोग गांव में अशिक्षाएं आपको ज़्यादा मिलेगी, खास करके स्त्रियों की स्थिति डामाडोल अच्छी नहीं मिलेगी। गांव के लोग भाग्य पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जो होगा ईश्वर करेगा, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो अधिकांश काम भाग्य के भरोसे करते हैं। वहीं गांव में जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कुछ ज़्यादा होता है, वह जाति पाति ज़्यादा होता है, वह खान पान रीति रिवाज और समुदाय में सहवास करने प्रवृत्तियाँ गांव में ज़्यादा होते हैं। वो एक समुदाय में रहना चाहेंगे, वहाँ जाति पाति ज़्यादा होंगे, ऊंच नीच जातियाँ वगैरह गाँव में खासकर ज़्यादा होता है।
वहाँ पे सबके विचार वेशभूषा भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी वे लोग एक साथ रहने को मतलब एक साथ रहने के अवधारणाओं को मानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुएं भी गाँव की विशेषताएँ हैं। गाँव में आपको संयुक्त परिवार मिलेगा। परिवार का दो रूप आपको पता है, एक संयुक्त परिवार होता है और एक व्यक्तिगत परिवार होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जहाँ मम्मी पापा बच्चे के साथ साथ दादा दादी भी रहते हैं, उससे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत परिवार में मम्मी पापा और बच्चे छोटे परिवार होते हैं, ठीक है। तो आपको गांव में संयुक्त परिवार मिलेंगे कि जहाँ दादा दादी चाचा चाची है ना, सभी लोग मिलकर आज एक ही चूल्हे में खाना बनता आपको दिख जाएगा। ये कहने की गाँव की खूबसूरती है, जिससे कि बच्चों में क्या होता है, आप जब साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संयुक्त परिवार से कहने के बच्चों में एक नैतिक शिक्षा का विकास होता है। ये आपको पता चलेगा आपको। तो ये कहने के गाँव में है। आज गाँव में संयुक्त परिवार है, एकल परिवार तो नगरों में है, शहरों में। लेकिन एक चीज़ बड़ा सोचनीय है कि आज भी गाँव में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी शिक्षाओं में, प्रताड़ना में, हर मामले में जो है कहीं ना कहीं गांव आगे है। जब महिलाओं पे एक होता है कि महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं की स्थिति में निम्न दर पाया जाना, ये सब एक कहीं ना कहीं गाँव में ज़्यादा पाया गया है। अशिक्षा में तो गांव काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इन सब बिंदुओं को देखकर ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं हम लोग समाज शास्त्र के ग्रामीण समुदाय को पढ़ने के साथ साथ इन बिंदुओं पर भी गौर करना चाहिए कि हम किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश की सुंदरताओं को स्वीकार करते हुए वहाँ जो प्राचीन कालों से चली आ रही रूढ़िवादिता और जाति प्रथा और स्त्रियों से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।